नमस्कार, धन्यवाद सर। में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जो 75,000 अतिथि शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण करने को लेकर क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का, बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना है, और जो 30,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली उसको लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है, और जो वर्ग 1 या 2 के अभ्यर्थी इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई उसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जो 75,000 अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाएगा कि नहीं, और उनकी सेवा 12 माह ली जाएगी कि नहीं, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। नेशनल मीडिया पे डिबेट चल रही है जिसमें बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर। लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपको बनाने वाला हूँ, उसमें भी लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शिक्षा पद खाली है, जिसमें हम देखें तो स्वीकृत पद है 2,89,005, जिसमें से कार्यरत 1,74,419। उसके बाद ये रिक्त पद है, यानी 40% पद खाली है। अब आप ये बताइए, यानी हर 10 में से 4 पद खाली हैं, तो 40% स्टाफ की कमी के साथ क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? लोहिया जी ये बताएं। इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, एक शाला एक परिसर, कई स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। 22,973 परिसरों में 39,487 शालाएं जो मर्ज कर दी गई। मर्ज कैसे हुई? उसका मतलब यह था कि हजारों गांव जो थे उनके स्कूल गायब हो गए। बच्चे 3 से 5 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। आदिवासी अंचल में बच्चों को परेशानी हुई। सरकार तो यह बताए कि जो 39,000 स्कूल बंद हुए, क्या वो परमानेंटली व्यवहारिक रूप से बंद नहीं हो गए? और लोकसभा में आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि बीते 10 वर्षों में 22,438 स्कूल परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। क्या ये स्थिति भयावह नहीं है मध्य प्रदेश की? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल राज जी, वापस लौटेंगे। एक बार देशदीप सक्सेना जी का भी रुख जान लेते हैं। पत्रकारी विश्लेषण की सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना अपना नजरिया होता है। देशदीप सक्सेना जी, क्या कहता है आज पत्रकारी नजरिया? देखिए पांडे जी, मैं इसको एक बड़े पिक्चर के रूप में बताना चाहता हूं दर्शकों को, आपके जरिए दर्शकों को। जी स्वागत है। वो ये कि ये मुख्यतः 2 मुद्दे हैं ये। एक तो क्या शिक्षा हमारी प्रायोरिटी में है? लगभग 22 साल से इनकी सरकार है। इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये कहने का कि क्यों नहीं है शिक्षक, क्यों है स्कूल जर्जर, क्यों नहीं है टॉयलेट्स। 22 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। लगातार कंटिन्यूटी में इनकी सरकार है। दूसरा बहुत बड़ा जो मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, हमारे साथी बैठे हैं बेरोजगार संघ के, बेरोजगारी का। दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो क्या ये दोनों मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में, क्या ये सरकार की प्रायोरिटी में है? और सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या ये पहले 3 प्रायोरिटी में है, जो कि शिक्षा, हेल्थ और पेयजल समान चीजें होती हैं? क्या ये ऐसा है? ठीक। तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थिति है वो एक इनएफिशिएंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट जो शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, उनकी जो उनका जो टोटल जो उनका जो व्यू है, ओवरव्यू है शिक्षकों के प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लगातार खुद शिक्षा विभाग के जो एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, वो केस कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट पे। तो इससे ये समझ में आता है कि अंदर कितना झगड़ा चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं जी। तो ये जो बहुत सारे मुद्दे बन के ये एक वृहद पिक्चर में पेश करने की कोशिश करी आपके सामने। एक और मुख्य मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक HDI जो कि UNDP के साथ बन के आया करती थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जिसमें एक ओवरव्यू मिलता था पूरे प्रदेश की जो ह्यूमन इंडेक्सेस का, वो भी दशकों से नहीं आई है। और मेरे ख्याल से जब से बीजेपी की सरकार आई तब से वो इंडेक्स नहीं आया है। तो आंकड़ों की भी कमी है, उसकी सत्यता की भी कमी है जो आंकड़े। हो सकता है स्थिति और ज्यादा भयावह हो। ओके, ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। और मुझे लगता है जो प्रायोरिटी की बात कही, संविधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव रामजी अंबेडकर कहते थे कि एक टाइम का खाना कम खा लीजिए लेकिन शिक्षा से वंचित ना रहिए। मुझे लगता है कि आप भी प्रायोरिटी में शिक्षा को जरूर रखते होंगे। हाईकोर्ट ने भी 24 फरवरी को आपसे इस मामले में अब एफिडेविट मांगा है, जो आप वहां कहेंगे यहाँ पर दर्शकों को भी बता दीजिए। जी, माननीय पत्रकार बंधु ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि हमारी प्राथमिकता में है या नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूं, प्राथमिकता में होने का प्रमाण ही ये है कि हमने मध्य प्रदेश के बजट में सबसे बड़ा प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लगातार हम 20 वर्षों से सरकार में, बिल्कुल सच है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो हमारी कमी है, इसको हम मानते हैं। मगर जो लोग 56 वर्षों तक लगातार सरकार में थे, पूछा उनसे भी जाना चाहिए। दूसरी बात,
ये 11% बजट का आवंटन केवल शिक्षा विभाग को, और इसके परिणाम क्या आए वो भी थोड़ा सा बताता हूं। इसका परिणाम आया कि 0 से 5 तक के जो हमारे स्कूल हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट 0 पर आ गया। जो हमारे 6 से 8 के स्कूल हैं उनमें ड्रॉप आउट रेट जो 53% हुआ करता था कभी, वो घटकर 6.7% तक आ गया। ये हमारी प्राथमिकता थी और इसीलिए ये परिणाम आ रहे। दूसरा एक प्रश्न है हमारे मित्र राहुल भाई ने किया है, इस सांदीपनि स्कूल की उन्होंने चर्चा की। राहुल भाई बिल्कुल सही है, सांदीपनि स्कूल 273 बन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे स्कूलों के भवन भी तैयार हो चुके हैं, संचालित पूरे हो रहे हैं। दूसरी 290 और सांदीपनि स्कूल इन प्रोसेस है जिनके भवन के लिए काम प्रारंभ हो रहा है। और एक एक स्कूल की क्षमता 5-5 हजार बच्चों को बताऊं, कभी शिक्षकों ने या अभिभावकों ने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलेगी। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हम कर रहे हैं वो सांदीपनि स्कूलों के एक और उसमें मध्य सरकारी स्कूल भी बन सकता है। आज विकास खंड मुख्यालय पर 50-50, 60-60 करोड़ के सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन रहे हैं। तीसरी बात, जो आपने कहा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, वो स्कूल बंद में जरा उसके वास्तविक सत्य को समझिए। 0 छात्र संख्या के, 0 छात्र संख्या के स्कूल क्या संचालित किए जाने चाहिए? क्या 1 या 2 छात्रों वाले जो स्कूल हैं उनके छात्रों को हम बस के माध्यम से सीएम राइज स्कूल तक लाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा देने की का प्रयास कर रहे हैं तो क्या इसे भी आप नकारेंगे? एक बात मैं फिर कहता हूं, एक बात और सुन लीजिए। जिस गुणवत्तापूर्ण, और हम बिल्कुल कहते हैं कि हम हर आरोप सुनने तैयार हैं, मगर उसमें थोड़ा अपना कारण भी बताइए कि किस तरह मध्य प्रदेश की शिक्षा को बर्बाद 1993 से 2003 तक बर्बाद करने का जो काम हुआ, कि उसमें शिक्षा कर्मियों के माध्यम से शिक्षा करवाने का जो प्रयत्न हुआ, वो जो पाप है, उस पाप का दंश मध्य प्रदेश ने झेला है। और आज मध्य प्रदेश बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और शानदार शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है, उसने ही जब यह स्वीकार किया है कि जो कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं, वो लगातार दूर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 15,000 की भर्ती कर लेंगे उसके बाद नहीं होंगे, उसके बाद भी होंगे। और जो पद रिक्त हैं उनके विरुद्ध जो हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वो भी गुणवत्ता में किसी हालत में कमतर नहीं है। ठीक है राहुल जी। ये बातें अच्छी कर रहे हैं कि गुणवत्ता की। मैं तो ये पूछ रहा हूं लोहिया जी, आपके मंत्री जी के वक्तव्य है कि 5,735 प्राथमिक विद्यालय जर्जर पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 1725 बालक शौचालय नहीं है विद्यालयों में, और बालिकाओं के लिए 1784 विद्यालयों में शौचालय नहीं। आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। आप दूसरी बात कर रहे हो कि साहब गेस्ट फैकल्टी की, बिल्कुल सही बात की देवजीत सक्सेना ने। स्थिति यह है कि आप जो हजारों अतिथि शिक्षक बार बार आके यहाँ मुंडन तक करा गए, बेचारी महिलाओं को अपने बाल त्यागने पड़े, आप उनको परमानेंट क्यों नहीं करते हो? मानदेय कम है, और जो आप अतिथि विद्वानों की बात करते हो ना, उनकी तनख्वाह नहीं निकलती समय से। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने अभी आंकड़ा दिया कि 25,95,000 बेरोजगार है। एक तो डेटा आप चोरी कर रहे हो बेरोजगारी पोर्टल से 6, और आप पिछले साल ही 6.97 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 32 लाख करोड़ के निवेश से 26 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, वो निवेश जमीन पे आपका उतरा नहीं बीते 2 वर्षों में। इतने साल से आप सरकार लेके बैठे हो। सीएम साहब ने पिछली विधानसभा सत्र में कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे हम 31 दिसंबर 2025 तक। अपन 26 में आ गए लोहिया जी। हर बात जो आप कहते हो हम तो विपक्ष के तौर पर उसे मानने को तैयार है, लेकिन आप तो बोलो कि जो 9,000 स्कूल खुलने थे सीएम राइज की, आप मुझे गिनवा रहे हो 200 खुल गए, 250 खुल गए। शिवराज जी की मुख्यमंत्री कार्यकाल भी खत्म हो गया, अब मोहन यादव जी को 3 साल हो गए, अब भी आप मुझे आंकड़ा गिनवा रहे हो। आपके सवालों का भी जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। दिनेश जी बताइए, आपका भी फिर सवाल, दोनों के इकट्ठे जवाब ले लेंगे ब्रज गोपाल जी से। जी सर मैं इतना पूछना चाह रहा था कि सर ने बोला है, सर ने कि हमारे मतलब हम काम ऐसा कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता देना चाहते हैं। हम मानते हैं कि आप गुणवत्ता देना चाहते हैं, लेकिन सर 2-3 आंकड़े हैं जिनको अगर आप देखेंगे, तहसील लेवल तक की अगर हम बात कर लें, हम जिला लेवल की बात नहीं कर रहे, तहसील लेवल तक की बात कर लें, जो जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट जीरो थे, वो क्यों थे? क्योंकि वहां पर सर प्राइवेट स्कूल खुल गए, प्राइवेट स्कूल बच्चे पूरे भर गए और सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहा। सर प्राइवेट स्कूल अगर खुल गए हैं, उनमें बच्चों की संख्या अगर आप काउंट करवा लोगे तो बता आधे आधे गांव तो वहां पे प्राइवेट स्कूल पढ़ने जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल खुल रहे हैं, उनमें बच्चे जा रहे हैं, तो अपने यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो अपने को वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। अपन जानबूझ के गलत मतलब फैकल्टी नहीं रखो, यानी कि शिक्षक मत रखो, गुणवत्ता बच्चा खुद ही यहाँ जाएगा। सर एक और है सर कि वो गुणवत्ता अगर अपन दे सकते अच्छी, तो वहां से ड्रॉप आउट नहीं होता, वो जीरो संख्या नहीं होती। और दूसरी, आप अगर अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो अधिक शिक्षक, सर मुझे मालूम है सर, शिक्षक हमारे पास इतने सारे हैं, कम से कम 50,000 लोगों का ग्रुप है हमारे पास। सर वो रोते हैं, सैलरी 3 महीने में आती है या फिर पैसे आते भी नहीं है, इतने कम, मजबूरी उनकी, इतने कम पैसे में काम कर रहा है। अगर परमानेंट शिक्षक हो जाएगा तो अच्छा काम भी करेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, तो बच्चे का भविष्य सुधरेगा, स्कूल सुधरेगा। मैं दोनों चीज चाहता हूँ सर आपसे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे दिखाइए। तो जो बात दिनेश जी ने कही, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप भी जानते होंगे। अगर पार्टी की मजबूरी अगर आप अलग रखकर और अपने दिल पर हाथ रख के, हृदय पर हाथ रख के, बच्चों को, शिक्षा को है ना मद्देनजर रखते हुए कहेंगे, तो आप इस बात को सच मानेंगे कि प्राइवेट स्कूल खुले इसीलिए
गवर्नमेंट शिक्षा का हाल क्या था, वो प्राइवेट में चले गए, इसीलिए शून्य हो गई स्टूडेंट्स की संख्या। राजगोपाल जी, देखिए पवन जी, पहले ये प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो शासकीय मदद से नहीं पढ़ रहे? देखिए मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक जो स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें 25% सीटें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित हैं, और वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनकी फीस भी जमा की जाती है। मैं पुनः इस बात को कहता हूं, देखिए बहुत ब्रॉड विषय है ये, इसमें हम छोटी मानसिकता से नहीं सोच सकते हैं कि निजी स्कूलों में भी जो बच्चे हैं वो भी सरकार के पैसे से ही पढ़ रहे हैं। और यदि किसी को ये लगता है कि इस स्कूल की तुलना में ये स्कूल बेहतर है, तो मुझे लगता है कि ये तो कोई पाप नहीं है। और ये कहां से आया था? ये आया था राइट टू एजुकेशन से, कि राइट टू एजुकेशन में आपने ये तय किया कि हर सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रहेंगी, जिसमें सरकार फीस पे करेगी और बच्चे पढ़ेंगे। यदि वो उसमें गए तो मैं तो नहीं समझता हूं इसमें कुछ गलत है। मगर मैं एक और दूसरी बात कहता हूं, हम तो ये मानते हैं, हमारा जो मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि हम इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दें कि हमें निजी स्कूलों की आवश्यकता लोगों को महसूस ना हो। जिस तरह की सांदीपनी पीएम राय स्कूलों ने करके दिखाया है कि प्राइवेट अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर उन सीएम राय सांदीपनी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं, ये हमारी गुणवत्ता का प्रमाण है। और निश्चित हम ये मैं पुनः कहता हूं, 0 से 8 तक की शिक्षा सरकार की संतुष्टि का विषय नहीं है, मगर गुणवत्ता को भी सुधारने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां शौचालय नहीं है या भवन जर्जर है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लगातार भवनों का भी निर्माण हो रहा है, मगर बेहतर गुणवत्तापूर्ण एक कंप्लीट कैंपस का निर्माण हो, जिसमें सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और उन्हें सुविधाओं का भी लाभ मिले। तो ये जो सरकार की मंशा है, इस पर सरकार काम कर रही है, और लगातार आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो दोनों स्थितियां आपको बदली बदली नजर आएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये स्थितियां बदलें और जनता का फायदा हो, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स का फायदा हो, और शिक्षकों का भी फायदा हो। देशदीप सक्सेना जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, वक्त की कमी के चलते मैं आपसे दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूं, समय की मर्यादा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ 24 पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो भी बातें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी ने कही हैं, आप तमाम दर्शकों ने देखी सुनी, और आप कितना उससे संतुष्ट हैं, आप खुद इस पर विचार करें कि क्या